हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर को। आप लोग में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि टाइम एंड वर्क पे सेशंस बनाया जाए, वीडियोस बनाया जाए। तो मैं आप लोग को जो भी रिक्वेस्ट था उसको ध्यान में रखते हुए आज से मैं शुरू करूंगा आपका टाइम एंड वर्क। तो आज के सेशन में अपन पार्ट 1 देखेंगे। टाइम एंड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, अपन सारे को टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो इस सेशन में मैं अब ये नहीं बोल पाऊंगा कि अब कितने पार्ट्स अपन बनाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में मैंने आपसे बोला था कि टोटल 25 पार्ट्स होंगे, बट ऑलरेडी 30 पार्ट्स हमने बना दिया है। उसके बाद भी अपन अभी सर्कल भी शुरू नहीं किया, क्वाड्रिलेटरल के बीच में ही है। क्वाड्रिलेटरल खत्म करेंगे, फिर सर्कल खत्म करेंगे। तो पता नहीं कितने चैप्टर्स या कितने सेशंस बनेंगे, बट जितने भी सेशंस बने अपन एक भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करेंगे, एक भी टाइप के क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पॉसिबल है और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यदि उनको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो लोग चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियोस को जो शेयर कर सकते हैं, जो भी नीडी व्यक्ति है या जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो कोई कर भी रहे हैं बट उनको लगता है आपको कि ये उनके बीच पहुंचना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम एंड वर्क होता क्या है एक्चुअली में? हिंदी में इसको अपन समय और काम बोलते हैं। समय और काम का चैप्टर अपन आज शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस दो ही कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रुप थियोरी, और पहला कॉन्सेप्ट है ग्रुप थियोरी और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपको इंडिविजुअल थियोरी। ग्रुप थियोरी कहने का क्या मतलब कि जब लोग ग्रुप में काम कर रहे हो, जैसे कि 50 मेन, 20 वुमेन, 10-15 चिल्ड्रेन, सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा अपन ग्रुप थियोरी में कवर करेंगे। इंडिविजुअल थियोरी कहने का क्या मतलब कि ईच पर्सन इंडिविजुअली काम कर रहा है। जैसे कि इस टाइप में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि ए कैन डू ए वर्क इन सपोज 20 days, B can do a work in 15 days, C can do a work in 10 days, then how many days they will take if they will work together to complete that work। तो ये सब इंडिविजुअली हो रहा है, तो इसको अपन इंडिविजुअल थियोरी बोलेंगे। ग्रुप थियोरी, इंडिविजुअल थियोरी। इंडिविजुअल थियोरी को दो तरह से लोग, या पूरे टाइम एंड वर्क को मेनली 3 तरह से लोग सॉल्व करते हैं। पहला मेथड होता है एलसीएम मेथड, दूसरा परसेंटेज मेथड, या इसी को आप फ्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस मेथड फ्रैक्शन को फॉलो करते हैं, बहुत सारे परसेंटेज को, और बहुत सारे एलसीएम मेथड को। अपन जो इस सेशन में या पूरे टाइम एंड वर्क को जो इंडिविजुअल थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें अपन एलसीएम मेथड यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई एग्जैक्ट परफेक्ट मेथड नहीं है कि हमेशा परसेंटेज मेथड ही अच्छा होता है, या हमेशा फ्रैक्शन वाला मेथड ही अच्छा होता है, या हमेशा एलसीएम मेथड ही अच्छा होता है। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेथड आप यूज करें, पूरे थ्रू आउट द टाइम एंड वर्क किसी एक मेथड से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप मिक्स कीजिएगा ना, आपका कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो आप आइदर एलसीएम मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर परसेंटेज मेथड या फ्रैक्शन मेथड। अपन यूज करेंगे, अपन जो डिस्कस करेंगे वो एलसीएम मेथड वाला ही डिस्कस करेंगे। परसेंटेज मेथड और फ्रैक्शन मेथड को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। सारा हालांकि मेन जो रूट है, मेन जो रूट चीज जो है, बेस है, वो सेम सारे कॉन्सेप्ट का एक ही है, बट अलग अलग नाम देकर अलग अलग थोड़ा सा प्रोसीजर अलग रहता है, बट बेसिक सेम ही रहता है। तो ग्रुप थियोरी, इंडिविजुअल थियोरी, अपन जो आज के सेशन में या आज से आने वाले कुछ सेशंस में केवल अभी अपन कंसंट्रेट करेंगे पहले वाले पे, ग्रुप थियोरी पे। ग्रुप थियोरी से में जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे देख लेंगे, फिर अपन मूव करेंगे इंडिविजुअल थियोरी को। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, टाइम एंड वर्क
बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल दो ही कॉन्सेप्ट है, ग्रुप थियोरी, इंडिविजुअल थियोरी, और वो भी दोनों कॉन्सेप्ट हार्डली आपको 8 to 10 मिनट्स में समझ में आ जाएगा। बट इजी एंड यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूजिंग डालूंगा। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जस्ट ग्रुप थियोरी, इंडिविजुअल थियोरी का जो बेसिक मैं बताऊंगा उसी बेसिक को आप क्लियरली समझ लीजिए। नो मैटर आपसे कितने टफर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार आप बेसिक आपका क्लियर हो गया, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा इजी कहने का एक और रीजन है क्योंकि सेम टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ आपको, सेम कॉन्सेप्ट आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न में यूज होता है। हालांकि दोनों चीज जो है मैथ्स के अनुसार दोनों टॉपिक सेम ही है, बट नेम वाइज दो टॉपिक दिया जाता है। टाइम एंड वर्क अलग टॉपिक, पाइप्स एंड सिस्टर्न अलग टॉपिक। आप यदि आप बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी ये दोनों अलग अलग टॉपिक करके आपको दिया होगा, बट मैथमेटिकली दोनों में आपको सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो बहुत ईजी टॉपिक है। ईजी कैसे है अब मैंने आपको बता दिया, दो ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोनों के लिए 8 से 10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, बट बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं। तो अपन अभी के कुछ सेशन में, आने वाले कुछ सेशन में पहला वाला यानी कि ग्रुप थियोरी पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब ये चीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे फिर अपन मूव करेंगे इंडिविजुअल थियोरी पे। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन ग्रुप थियोरी पे। ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा चीज है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है आपका प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन को हिंदी में अपन समानुपात ही बोलते हैं। समानुपात, समानुपात दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहने का क्या मतलब, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन को बोलते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी कहने का मतलब है कि यदि आप इंक्रीज को, मैं जो अपवर्ड एरो है उसको इंक्रीज के लिए यूज कर रहा हूँ, डाउनवर्ड एरो जो है उसको डिक्रीज के लिए यूज कर रहा हूँ। यदि आप ए को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका बी भी इंक्रीज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के केस में है। यदि आप ए को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका बी भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये नियम है कि पहली राशि को यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वाली राशि भी आपको इंक्रीज होना चाहिए, या पहली राशि को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वाली राशि भी आपका डिक्रीज होगा। बट इन द केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ यू आर इंक्रीजिंग द फर्स्ट क्वांटिटी देन द सेकेंड क्वांटिटी विल डिक्रीज, और इसको बोल सकते हैं इफ यू आर डिक्रीजिंग द फर्स्ट क्वांटिटी देन द सेकेंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, ऐसा बोला जाता है। आपको दिया गया है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एक रिलेशन ऐसा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, और एक ऐसा दिया गया है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी दिया गया है। तो इस सब को आप ऐसे कर सकते हैं, ए चूंकि लेफ्ट साइड में सारा का सारा ए है तो ए इज प्रोपोर्शनल टू किसका, बी डी। ऊपर वाला क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और डी के साथ है तो बी डी बाई सी हो जाएगा। इसको यदि आप हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी। प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको अपन समानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो आपको ए सी बाई बी डी एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को अपन के ले सकते हैं। तो इस रिलेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, ए वन सी वन बाई बी वन डी वन इज इक्वल टू ए टू सी टू बाई बी टू डी टू। ये जस्ट एक प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट जब ग्रुप थियोरी पढ़ेंगे सेम चीज अपन वहां डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उस चीज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मैन पावर। मैन पावर मतलब कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है। सपोज कोई काम कर रहे हैं, चूंकि एक ग्रुप थियोरी अपन डिस्कस कर रहे हैं तो हमेशा ग्रुप में लोग काम करेंगे, 10 मेन, 20 वीमेन, 30 चिल्ड्रेंस, इस तरह से काम करेंगे। तो जितने भी रिसोर्सेस होंगे उसको अपन मैन पावर बोलेंगे। उसको एम से डिनोट कर दिया, वर्क को अपन डब्ल्यू से डिनोट किया, टाइम को टी से डिनोट कीजिए या डी से। चूंकि यहाँ पे जनरली नंबर ऑफ डेज पूछे जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको टाइम को डी से डिनोट कर रहा हूँ। आर
एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है। तो आर के लिए मैंने एच डिनोट किया है और एफिशिएंसी के लिए मैंने ई डिनोट किया है। अब सेम प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैन पावर और वर्क में क्या रिलेशन होगा। देखिए, यदि आप 10 मेन लगा रहे हैं तो कुछ वर्क कर रहे हैं आप, तो यदि आप 20 मेन लगाएंगे तो क्या वर्क जितना काम किए थे 10 मैन जितना काम किया था, अब 20 मैन मिलकर सेम टाइम के लिए काम करेगा, तो क्या आपका वर्क बढ़ेगा या घटेगा। 10 मैन सपोज आपको 5 काम कर दिया तो 20 मैन कितने काम करेगा, 10 काम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप नंबर ऑफ मैन पावर या नंबर ऑफ मैन रिसोर्सेस बढ़ा रहे हैं, आपका वर्क डन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि मैन पावर और वर्क में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्यों भाई साहब, क्योंकि पहले मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाइए दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, या एक को घटाइए तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा। सिमिलरली मेन और वर्क में क्या रिलेशन हुआ, मैन पावर और वर्क में क्या रिलेशन हुआ। मैन पावर बढ़ाते हैं तो आपका वर्क डन भी बढ़ता है, जितना काम करते हो वो भी बढ़ जाता है, या मैन पावर को घटाते हैं तो वर्क डन भी घट जाता है। इसका मतलब मैन पावर और वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। दूसरा चीज यदि आप देखेंगे, मैन पावर और टाइम में क्या रिलेशन है। सपोज कोई आदमी 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 20 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, ऑब्वियसली 15 से कम दिनों में करेगा, 15 से कम दिनों में करेगा। 10 आदमी 15 दिन में कर रहा है तो 20 आदमी ऑब्वियसली 15 से कम दिनों में करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैन पावर और डे यानी कि टाइम में आपको इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। मैन पावर और डे में आपको क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। तो मैन पावर और डे को क्या बोल सकते हैं, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली आपका आवर वाला भी टाइम है, तो टाइम भी आपको आर भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेन को होगा। अब एफिशिएंसी के केस में देखिए, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यहाँ पे 100% एफिशिएंसी है। सपोज अब वो आदमी क्या कर रहा है, अपना जो दे रहा था उसका 120% कर दिया, यानी कि अपना एफिशिएंसी इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैन पावर तो घट जाएगा, क्योंकि कम ही आदमी, अब चूंकि एक आदमी अपने काबिलियत से ज़्यादा काम कर रहा है तो थोड़ा सा कम, जितने भी आदमी थे उससे कम आदमी में ही वो जो कांस्टेंट वर्क था हम लोग का हो जाएगा। जैसे कि 10 आदमी किसी काम को कर रहा था किसी कांस्टेंट समय में, सपोज मान लीजिए ऐसा, तो वो आदमी अपना 100% उस केस में दे रहा था। अब क्या है कि 120% सारे आदमी अपना देने लगे, तो मैन पावर क्या होगा, नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि मैन भी क्या होगा, एफिशिएंसी के साथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन आएगा। अब इस सारे प्रोपोर्शनल को एक साथ ले लीजिए, लेफ्ट साइड में सारे मेन है तो मेन किसके साथ हो जाएगा, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ओनली डब्ल्यू है, और नीचे क्या आया आपको, डी एच ई आया, नीचे क्या आया आपको, डी एच ई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेन इंटू डी इंटू एच इंटू ई बाई W। आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक आ जाएगा, वो कांस्टेंट को अपन सपोज K ले लेते हैं। जस्ट पीछे बताया था कि किसी चीज का प्रोडक्ट का और डिवीजन का वैल्यू जो हुआ था, तो यदि M D H E और W के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 D1 H1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बाई W2 होता है। और यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जितने भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद भी नहीं रखना है, आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा मैन पावर बढ़ा रहे हैं तो क्या डे घट रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब कि M और D का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। तो ए वाला रिलेशन को मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ आप
जरूर याद रख लीजिए कि M1D1H1E1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2E2/W2 होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर केस में आपको एफिशिएंसी आएगा ही। यदि एफिशिएंसी यहाँ भी 100% बोलेगा और दूसरे केस में भी 100% बोलेगा तो एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप एफिशिएंसी वाले चीज़ को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। आवर के बारे में कोई आपको जानकारी नहीं तो आवर को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उस केस में आपका फॉर्मूला केवल आ जाएगा M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि ए वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, और मैं आपको बताता हूं कि नो मैटर 1000 या 2000 या 3000 क्वेश्चंस बनेंगे ग्रुप थियरी पे, आपको बस यही वाला फॉर्मूला याद रखना है। मतलब ग्रुप थियरी से रिलेटेड एक फॉर्मूला, और जब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल थियरी के बारे में तो वहां भी आपको वहां फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है 2-3 मिनट का, बस यही है पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में जिक्र किया था, तो एफिशिएंसी पे अपन कुछ और क्लैरिटी के लिए आगे देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी कैसे है, जैसे कि आपको दिया गया है कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, A is twice efficient as B। इसको 3 पॉइंट में अपन कवर कर सकते हैं। क्या A is twice efficient as B, मतलब कि जो अकेला A है वो 2B के बराबर है, मतलब कि 2B मिलकर के जो काम कर रहा है उतना काम A अकेले कर रहा है। इसका कहने का ये मतलब कि A is ट्वाइस एफिशिएंट एट बी, मतलब कि 2B मिलकर के जितना काम करेगा उतना काम तो A अकेले कर देगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि A विल बी इक्वल टू 2B। यदि इसी चीज को दूसरे सेंस में अपन ले तो क्या होगा, A इज ट्वाइस एफिशिएंट एज B, मतलब कि यदि B आपको कोई भी चीज सपोज W काम कर रहा है कुछ कांस्टेंट टाइम में, तो A अब कितना काम करेगा, A अब 2W काम करेगा। क्यों? क्योंकि A का एफिशिएंसी जो है B के एफिशिएंसी का डबल है। तो B के एफिशिएंसी का डबल है, मतलब B यदि W काम कर रहा है किसी कांस्टेंट टाइम में तो A कितना काम करेगा, 2W काम कर देगा। सिमिलरली थर्ड केस यदि अपन देखें तो सपोज B किसी काम को कांस्टेंट, यहाँ पे वर्क को अपन कांस्टेंट लेते हैं, तो B किसी काम को T टाइम में करता है, B किसी काम को T टाइम में करेगा, तो देखिए A क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो सेम काम को करने के लिए A क्या लेगा, आपको कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे A कितना टाइम ले लेगा, T/2 टाइम लेगा। तो A वाला जो स्टेटमेंट बोले थे, यहाँ से अपन 3 चीजें आप ले सकते हैं, 3 चीजें आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली दूसरा स्टेटमेंट आपको बोला जाए कि A इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन B, मोर एफिशिएंट देन B। अब ये दूसरा, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, A इज ट्वाइस एफिशिएंट एज B, और दूसरे में बोल रहा है कि A इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन B। सिंपल मैथ का सेंटेंस है क्या, कि आपको A इज ट्वाइस ऑफ B, पहला स्टेटमेंट दिया गया है A इज ट्वाइस ऑफ B, इसका कहने का क्या मतलब कि A इज इक्वल टू 2B। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि A इज ट्वाइस मोर देन B, यदि आपको बोला गया है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ट्वाइस मोर देन B, मतलब B तो है ही, उस ऊपर से ट्वाइस मोर देन B, मतलब कि A इज इक्वल टू आपको 3B दिया गया है। तो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में क्या फर्क है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। A इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन B, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि A विल बी इक्वल टू 3B हो गया। ये हम लोग का पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से एनालाइज किया। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि B आपको टोटल W काम करता है किसी कांस्टेंट टाइम में, तो A अब कितना काम करेगा, ट्रिपल द वर्क डन बाय B, मतलब B जितना काम करता है उसका 3 गुना काम करेगा। यदि टाइम के सेंस में आप यदि लेते हैं तो सपोज B की उस काम को, किसी कांस्टेंट वर्क को T टाइम में करता है, तो A अब उस काम को कितने देर में करेगा, T/3 टाइम में करेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। तो यहाँ से आप बोल सकते थे, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि मैन पावर जो होता है एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैन पावर, नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो होता है एफिशिएंसी के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि जैसे ही आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे उतना ही काम करने के लिए आपको कम ही मैन पावर में, कम ही रिसोर्सेज में वो काम हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। चलिए आपसे एक और छोटी सी बात है, उसको मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम करने के अंत में उनको इतना सैलरी मिला या इतना वेज यानी कि दिहाड़ी मिला या इतना पेमेंट मिला, तो पेमेंट और का क्या रिलेशन होता है। तो किसी आदमी को काम करने के बाद कुछ ना कुछ पेमेंट तो आप देते हैं, या कुछ सैलरी देते हैं, या उसको आप डेली वेजेस के तरह आप वेजेस देते हैं यानी कि दिहाड़ी देते हैं। ये पेमेंट, सैलरी या वेजेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वर्क डन का, मतलब कि जो आदमी जितना ज़्यादा काम करेगा उनका जो पेमेंट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ये मैथमेटिकली ये करेक्ट चीज़ है कि जो आदमी जितना काम करेगा उनका पेमेंट बोलिए या सैलरी बोलिए या वेजेस बोलिए उतना ज़्यादा होगा। तो पेमेंट, सैलरी, वेजेस जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आप हमेशा वर्क डन पे स्ट्राइक कीजिए और जितना जो वर्क किया है उसी रेशियो में उस आदमी को उतना पेमेंट, सैलरी या वेजेस मिलेगा। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपन देखे थे रिलेशन क्या, M1D1 E1H1 बाई W1 सॉरी M1D1 H1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग का रिलेशन, M2D2 H2 E2 बाई W2 आया था। ये हम लोग का रिलेशन है। तो यहाँ पे W क्या लेना है, पहले केस में कितना काम खत्म हो रहा है, दूसरे केस में कितना काम खत्म हो रहा है। तो एक केस आएगा आपको कि मेकिंग अ वॉल, कोई वॉल बनाने के केस में आपको वर्क कितना लेना है। यहाँ पे जो वर्क होगा वो वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा। आपको पता है कि वॉल क्या हो सकता है, इधर आपको क्यूबिकल शेप में हो सकता है या क्यूबॉइड के शेप में हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपको LBH का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे जो आपका वर्क जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो वॉल्यूम ऑफ द वॉल पे करेगा। दूसरा तरह का क्वेश्चन आता है कि डिगिंग अ वेल, मतलब कि कोई आदमी कुआं खोद रहा है, कोई आदमी यदि कुआं खोद रहा है तो उस केस में जो आपका वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, जितना आप मिट्टी निकाल रहे हैं, जितना एरिया में आप कुआं खोद रहे हैं वही तो आप काम कर रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि कोई कुआं खोदिए, तो इसका कहने का मतलब कि आप काम क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। तो उस केस में जो वर्क आपको कॉरेस्पॉन्ड करेगा वो वॉल्यूम ऑफ वेल का होगा। और वॉल्यूम ऑफ वेल भी आइदर क्यूबिकल शेप में हो सकता है या क्यूबॉइड के शेप में। यहाँ भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है आपका, क्यूबॉइड का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है। या इस केस में यदि एक क्यूब है, क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा, लंबाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड था, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ कवर कर दिया। मेन जो चीज़ था आपको जस्ट M1D1 H1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 E2 बाई W2, यही मेन कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी बातें थी, एफिशिएंसी क्या होती है, कोई वॉल बना रहे हैं उस केस में हम लोग को वर्क क्या लेना है, या पेमेंट के लिए, हालांकि ये सब जनरल चीज़ है कि पेमेंट किस बेस पे दिया जाता है, जो आदमी जितना काम करेगा उसी बेस में दिया जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट अपन कवर कर लिए। अब हम लोग आगे एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 45 men can complete a work in 16 days. They started working together and after 6 days 30 more men joined them. Okay, how many days will they now take to complete the remaining work? अब आपको ग्रुप में काम हो रहा है, ग्रुप वाले काम में M1D1 H1 E1 by W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 E2 by WT वाला होगा। चूंकि ना यहाँ पे आवर दिया गया है ना एफिशिएंसी, तो अपन उसको हटा करके M1D1 by W1 इज इक्वल टू M2D2 by W2
कर सकते हैं। चूंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। देखिए, 45 मेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 45 आदमी है, कितना दिन ले रहा है? 16 डेज ले रहा है कोई वर्क को कंप्लीट करने में। तो सपोज अपन वर्क डब्ल्यू ले लेते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब बोला है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब कि 45 मेन जो है साथ में काम करना शुरू किया। बट क्या बोला है? एंड आफ्टर 6 डेज, 6 दिनों तक काम किया। बट जस्ट आफ्टर 6 डेज क्या बोला है? 30 मोर मेन ज्वाइंट, मतलब कि यहाँ पे 6 दिन के बाद अब आपको कितना लोग हो गया? 45 में 30 लोग और मिल गए, तो टोटल आपके पास 75 लोग हो गए। टोटल 75 मेन हो गया। अब बोल रहा है कि 6 दिन के बाद जब 30 मेन और ज्वाइन किया है, तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक नाउ टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब आपको यहाँ से कितना दिन लगेगा, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है रिमेनिंग वर्क का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 45 आदमी जो है, ये चीज को आप ध्यान से देखिएगा, जरा भी मिस मत कीजिएगा। एक बार आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए टाइम एंड वर्क। 45 में चलिए कुछ ग्रुप मेंबर है, वो एक काम को अपन डब्ल्यू लिए हैं, एक काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 16 डेज में। या इसी चीज को आप बोल सकते हैं 16 डेज में आपको कितना काम खत्म कर रहा है? डब्ल्यू काम को खत्म कर रहा है। तो यहाँ से आप 6 दिन तक सारे के सारे आदमी ने काम किया है, तो 6 दिन में आपको कितना काम हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा आपको 6W/16 वर्क, विच विल बी इक्वल टू 3W/16 वर्क। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ से 6 दिन में कितना काम हुआ है आपको? 3W/8 हो जाएगा, ये 8 वर्क काम हुआ है। मतलब कि जो आपका रिमेनिंग वर्क जो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा खत्म, तो 3/8 काम आपने 6 दिन में कर लिया है, तो जो बाकी दिन में काम कंप्लीट होगा वो कितना होगा? 3W/8 आपने कर लिया है, टोटल W काम है, तो बाकी काम कितना होगा? W इंटू 3/8 विच विल बी इक्वल टू 5W/8। अब राइट साइड में जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो ये सारा चीज आपको मन में ही कैलकुलेट करना होगा कि 6 दिन में 45 लोगों ने क्या किया? 3W/8 काम किया। मतलब कि रिमेनिंग जो काम बच गया वो अब कितना बच गया? 5W/8 बच गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, M1D1, चूंकि H1 और E1 यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखिए 45 डेज में 45 आदमी जो है 6 दिन में कितना काम किया है? 3W/8 काम किया है। वो इक्वल कितना हो जाएगा? नेक्स्ट केस में आपका M2 निकालना है। M2 अब कितना हो गया है? 75 आदमी। क्यों? क्योंकि आपको 30 मोर मेन ज्वाइंट, तो M का वैल्यू आपको M2 का 75 आ गया। नंबर ऑफ डेज आपसे निकालना है, तो D रहने दीजिए। ओके, WT2 मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क है वो 75 आदमी मिलके काम करेगा, तो बचा हुआ काम आपने कितना निकाला अभी? 5W/8। अब देखिए दोनों के केस में 8 ऊपर ही जाएगा, तो यहीं से अपन कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, W भी कैंसिल आउट हो गया। या आप इस केस में वर्क को एक भी ले सकते हैं कि टोटल काम आपका एक है। समझाने के लिए मैंने आपको W लिया था, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कीजिएगा तो किस तरह से होगा? देखिए 15 तिहाई 45, 15 पचे 75, 5 और A 5 चला गया, ऊपर 3 नीचे 3, 3 और 3 चला गया। मतलब कि यहाँ से जो D का वैल्यू आया, D का वैल्यू आपको कितना आया? D का वैल्यू आ गया आपको 6 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 डेज विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट आपको बेसिक को समझना है, आपको करना, हालांकि ये भी फॉर्मूला आपको तो याद रखना है, करना केवल आपको यही एक स्टेप था, और एक स्टेप में ही आपका क्वेश्चन का आंसर दिया गया था, क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था। ये राइट साइड वाला जो चीज है आपको मन में ही कैलकुलेट करना है। एक बार यदि आप बेसिक समझ गए तो कुछ क्वेश्चन करने के बाद 8-10, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनको अभी कुछ नहीं आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही ये सारा चीज ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, बट एक बार 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको सारा का सारा चीज क्लियर पिक्चर
जो है आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. Okay, in how many days 2 men and 1 boy can do that work? अब देखिए यहाँ पे अपन सेम यदि M1 का केस ले, मतलब कि मैन पावर पहले केस में कितना है, 2 मेन है और 3 बॉयज है, तो यहाँ पे अभी आप 2m + 3 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ना आपको एफिशिएंसी का कुछ रिलेशन दिया है, एफिशिएंसी का रिलेशन दिया रहता है तो m को आप बॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा अभी हम लोग को कुछ नहीं दिया गया है। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, d1 का वैल्यू कितना है आपको 10 दिया गया है। व्हाइल 3 men and 2 boys, अब m2 पिक्चर में आएगा, m2 कितना दिया गया है 3 men + 2 boys कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, d2 कितना है 8 days है। अब सेम वर्क दोनों केस में हो रहा है, मतलब कि w को यहाँ भी 1 आप ले सकते हैं w1 को, और w2 यहाँ भी 1 ही होगा क्योंकि सेम वर्क दोनों कर रहे हैं। अब फॉर्मूला लगाइए, m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2। ओके, m1 कितना है 2m + 3 बॉय, 2m + 3b इंटू डेज कितना है d1 10, w1 का वैल्यू भी 1, w2 का भी वैल्यू 1, तो उसको अपन नहीं लिखेंगे। m2 कितना है 3 men + 2 boys। ओके, d2 कितना है 8 days, इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, आगे कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाए 5 दूना 10 m + 15 बॉयज इज इक्वल टू 4 तिहाई 12 men + 8 बॉयज। यदि मेन को यहाँ लिखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, बॉयज वाले को उस साइड ले जाइए, 7 बॉयज इज इक्वल टू 2 men, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं बॉयज इज इक्वल टू 2m/7, या यदि आप मेन को निकालना चाहते हैं तो मेन विल बी इक्वल टू 7 boys/2। ओके, यहाँ तक तो आपको आ गया। अब m और b में आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 2 men and 1 boy डू द वर्क। अगेन m1 d1 वाला फॉर्मूला लगाइए, m1 कितना था आपका 2m + 3b, 2m + 3b दिया गया था, तो 2m + 3 को आइदर m वाले को b में कन्वर्ट कीजिए या b वाले को m में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए सारे को अपन b में ही कन्वर्ट करते हैं, बॉयज में ही कन्वर्ट करते हैं, तो एक m = 7b/2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2m इस चीज को अपन नीचे ला रहे हैं, तो 2m कितना हो जाएगा आपको 7b हो जाएगा प्लस 3b, पहले वाले केस से भी ले सकते थे या इस वाले केस से भी ले सकते हैं। 10 दिन में कोई काम को किया था, काम 1 है, आपसे पूछा क्या गया है 2m + 1 बॉय कितना, तो 2m अगेन यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2m अगेन कितना हो जाएगा 7 बॉयज के बराबर, प्लस 2m + 1 बॉय कितना दिन में काम करेगा, यही आपसे निकालना है। अब देखिए 7 + 3 10b × 10 विल बी इक्वल टू 8b इंटू डी का वैल्यू निकालना है, b चला गया। अब आपको d का वैल्यू कितना आएगा 100/8, 100/8 कितना होता है 12.5 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12.5 डेज विल बी आवर राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे भी दिया रहे, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले मेन वुमेन बॉयज कुछ भी दिया हो, पहले आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, उसके बाद जो भी रिलेशन दिया गया है किसी एक रिलेशन को m1 d1/w1 में स्टैब्लिश कीजिए और जो पूछा गया है उसको इक्वेट कर दीजिए। अभी आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले से इक्वेट किया, रिक्वायर्ड जो पूछा गया था, आप राइट साइड वाले को भी इक्वेट कर सकते थे जो रिक्वायर्ड पूछा गया था, और आपका आंसर उस केस में भी 12.5 डेज ही आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, 12 men complete a work in 9 days after they have worked for 6 days, 6 more men joined them. Okay, how many days will they take to complete the work? अब बोल रहा है कि 9 डेज में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि 6 दिन काम किया है, कोई आदमी 6 दिनों तक काम किया है, कोई आदमी क्या ये 12 मेन काम किया है, उसके बाद 6 और आदमी ज्वाइन कर दिया जाता है, मतलब कि 6 दिन के बाद अब नंबर ऑफ मैन पावर कितना हो जाता है 12 + 6 18 हो जाता है। ओके, अब देखिए
कि 6 दिन में, टोटल 9 दिन में एक काम हो रहा था, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2/3 काम हो जाएगा। तो मतलब जो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 1/3 ही। तो 18 आदमी कितना काम करेगा, 1/3 काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका 12 आदमी था वो 6 दिन में 2/3 काम कर दिया है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। एम कितना दिया, M1 कितना दिया गया था, 12। वो आदमी 6 दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में कितना काम कर रहा है, 2/3 काम। नेक्स्ट केस में मेन पावर कितना हो जाता है, 18। नंबर ऑफ डेज निकालना है। अब काम कितना बचा हुआ है 18 आदमी के लिए, 1/3 का। 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे 12 को 6 टाइम्स, मतलब कि 36 इज इक्वल टू 18D। तो D का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 डेज आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड पूछा गया था उसका आंसर 2 डेज। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 30 men can do a piece of work in 25 days with efficiency 80%। अब यहाँ पे efficiency पिक्चर में आ गया है। Then 50 men will take how many days to complete the same work if they work with 120% efficiency। अब देखिए आवर नहीं है तो आपको efficiency को यहाँ लेना है, M1D1E1/W1 इज इक्वल टू M2D2E2/W2। अब W दोनों केस में सेम ही है तो इसको हटा भी सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक लेकर के, या दोनों इक्वल ही होगा तो W W कट जाएगा आपस में। फर्स्ट केस में M1 कितना है, 30 मेन, कितने दिनों में काम कर रहा है, 25 डेज में। एफिशिएंसी कितना है, 80%। ओके, तो M2 नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ मेन कितना हो जाता है, 50। D2 कितना है वो आपसे निकालना है, D का वैल्यू। और एफिशिएंसी अब इस केस में कितना हो गया, 120%। परसेंटेज कट गया, दोनों को परसेंटेज वैल्यू में लिए थे। ओके, 25 को 50 से काटेंगे 2 टाइम्स, 0 0 गया। 8 को 12 से काटेंगे 1.5 टाइम्स। तो अब देखिए 1.5 इंटू 2, 3D इज इक्वल टू 30। तो D का वैल्यू आपको इस केस में कितना आएगा, 10 डेज। तो हम लोग से पूछा गया था नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 10 डेज। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज विथ 80% एफिशिएंसी, देन हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही वर्क्स विथ 100% एफिशिएंसी। सेम फार्मूला M1D1E1। मैं बार बार आपको फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, हालांकि इसका जरूरत है नहीं, इतना हो जाएगा। एम के जगह पे कितना है, ए कैन डू ए वर्क, तो चलिए M1 है, सेम एक कोई आदमी है, कितने दिनों में काम कर रहा है, 25 डेज में। एफिशिएंसी कितना है, 80%। सेम वर्क है तो W सेम ही रह जाएगा। इन हाउ मेनी डेज ही विल टेक, तो अगेन मेन एक ही होगा, डेज निकालना है। अब एफिशिएंसी आपको कितना दिया गया है, 100%। ओके, 0 से 0 को काट दिए, या चलिए काट दिए तो ठीक ही है। अब क्या होगा, 25 8 200 इज इक्वल टू 10D। D का वैल्यू आपको यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 डेज। सो जो हम लोग को रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना था उसका आंसर 20 डेज। तो सॉरी यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, चलिए इसको अपन 20 बना देते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। जब अपन मैं क्वेश्चन टाइप करते रहता हूँ, कभी कभी मिस टाइप हो जाता है कि जो आंसर है वही मैं ऑप्शन में नहीं दे पाता हूँ, वही इस केस में हुआ है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको 20 डेज आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा यहाँ पे। 20 वर्कर्स कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। चलिए थोड़ा सा डायग्राम से मैं बता देता हूँ। 20 वर्कर्स है जो कितना दिन ले रहा है, 30 डेज ले रहा है किसी काम को खत्म करने में। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब, मतलब आपको पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद यहाँ से 5 जो वर्कर है वो छोड़ के चला जाएगा, सो द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। मतलब कि इस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन हो जाएगा 35 डेज। पहले क्या बोला था कि 20 आदमी जो है 30 दिनों तक काम करता है। ओके, अब बोला है कि 20 आदमी तो काम कर रहा है, स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन के बाद, सॉरी कुछ दिनों के बाद, X डेज के बाद यहाँ पे
कुछ दिनों के बाद जो है आपको 5 आदमी छोड़ देता है वो काम को, और इस तरह से जो टोटल काम है आपको 35 डेज में पूरा हो पा रहा है। ओके, अब इस चीज को थोड़ा और मैं इलेबोरेट करूं तो इस चीज को देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे डालता हूं। तो इस केस में क्या है, 20 मेन से ही तो स्टार्ट होता है, तो 20 मेन स्टार्ट किया। ओके, कितना दिनों तक काम किया हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग इसको एक्स डेज लेते हैं। काम कितना किया है वो आपको नहीं पता है, तो कुछ वर्क यहाँ पे वो आदमी किया होगा, 20 आदमी एक्स दिनों तक। अब नेक्स्ट इस वाले केस में यदि आप देखेंगे तो इस वाले केस में क्या है, 20 मेन था बट एक्स दिन के बाद 5 मेन छोड़ दिया, तो अब आपके पास कितना मेन बच गया, 15 मेन बचा है, 15 मेन बचा है। और इस केस में आपको कितना दिन बच गया, 30 माइनस टोटल 35 डेज है, तो आप इसको 35 माइनस एक्स डेज बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स डेज इतना है तो टोटल 35 माइनस एक्स डेज हो जाएगा। इस चीज को आप एक और वे में क्या सोच सकते हैं, इस चीज को आप एक और वे में, जैसे यहाँ पे 20 मेन जो लिखे हैं तो उसको 15 में मेन और 5 मेन लिख सकते हैं, दोनों का सम। तो यहाँ से एक चीज आप देखिए, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 15 मेन जो है, फर्स्ट केस में 15 मेन जो है आपको एक्स डेज तक काम कर रहा है। और नेक्स्ट केस में आप गौर से देखिए, इतना दिन में आप क्या 15 मेन एक्स दिनों तक काम किया, हम लोग 5 मेन को अभी सेपरेट किए हैं। नेक्स्ट 15 आदमी आपको कितना दिनों तक काम कर रहा है, 35 माइनस एक्स डेज तक, तो 35 माइनस एक्स मतलब कि 15 आदमी जो है टोटल 35 डेज तक काम करता है। और ये जो नेक्स्ट वाला जो हम लोग सेपरेट किए थे, 5 आदमी जो है 5 मेन कितना दिन तक काम कर रहा है, एक्स डेज तक काम कर रहा है। ओके, अब इस चीज को देखिए कि यहाँ पे कोई काम W1 हो रहा है और नेक्स्ट स्टेज में कोई काम W2 हो रहा था, और 20 में जो है 30 दिनों तक काम W किया है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय 5 मेन इन एक्स डेज, 5 मेन एक्स डेज में जितना काम करेगा, प्लस 15 मेन कितना दिन तक काम किया है, 15 मेन आपको 35 डेज तक काम किया है। ये टोटल वर्क यही होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। टोटल वर्क के लिए फॉर्मूला लगाइए, M1D1 वर्क आपको बताए थे, M1D1 बाई W1 जो होता है कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ से वर्क को ये भी बोल सकते हैं कि M1D1 होता है, मतलब कि 30 दिनों तक 20 आदमी काम किया है, तो टोटल वर्क को आप ले सकते हैं 600 डेज, मतलब कि 20 इंटू 30 इज इक्वल टू वर्क डन बाई 5 मेन इन एक्स डेज, मतलब कि ये चीज हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा, प्लस 15 मेन इंटू 35 डेज, मतलब 15 इंटू 35 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, माइनस 35 15 35 दहाई 350, 35 पंचे 175, 350 450 और 525 हो गया, तो 525 हो जाएगा। 5x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 75। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आएगा, 15 डेज। आपको समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको जरा भी कंफ्यूजन कहीं पे नहीं हो। ये क्या है, 20 आदमी काम किया है बट कुछ दिनों के बाद 5 आदमी छोड़ दिया है, तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि 15 आदमी लगातार 35 दिन तक काम किया है, और जो 5 आदमी है 15 आदमी जो है लगातार 35 दिनों तक काम किया है, और जो 5 आदमी है वो x दिनों तक काम किया है, और दोनों को काम को यदि आप सम अप करेंगे तो जो टोटल वर्क जो ओरिजिनल था वो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन। 7 देखने से पहले x का वैल्यू 15 आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 20 men working 8 hours a day can completely build a wall of length 200 meters, breadth 10 meters and height 20 meters in 10 days. How many days will 25 men working 12 hours per day require to build a wall of length 400 meters, 10 meters breadth and height 15 minutes? सिंपल ग्रुप थ्योरी का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है, M1D1, चूंकि यहाँ पे आवर्स भी दिया गया है, H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2, चूंकि W2 W1 बराबर है, कैंसिल आउट कर दीजिए। M1 फर्स्ट केस में कितना है, 20 मेन है, W
आपस में बराबर नहीं है, आपको W पे ही काम करना है, तो कैंसिल आप नहीं कर सकते। इस केस में ऐसा नहीं है कि सेम वॉल को दूसरे केस में भी बनाया जाता है। यहाँ पे जो वॉल है आपका डिफरेंट वॉल बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल का जो डायमेंशन है 210 20 का, नेक्स्ट में डायमेंशन है आपको 410 और 15 का, तो यहाँ पे वर्क अलग अलग होगा। M1 20 मेन कितने दिनों में काम कर रहा है? 10 डेज में, तो 10 पर डे कितना घंटा काम कर रहा है? 8 आवर्स काम कर रहा है। अब चूंकि मैंने बताया था किसी वॉल को बनाते हैं या किसी कुआं को खोदते हैं, उस केस में वर्क क्या होता है? उस वॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBS। तो यहाँ L का वैल्यू 200 मीटर्स दिया गया है, B का वैल्यू 10 मीटर्स दिया गया है और H का वैल्यू 20 मीटर्स दिया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में M2 कितना हो जाएगा? 25। D2 क्या हो जाएगा? आपको D2 निकालना है तो D2 को D ले लेते हैं। यहाँ पे आवर्स कितना दिया गया है? 12 आवर्स। और डायमेंशन क्या दिया गया है? 400 इंटू ब्रेथ 10 का और 15 का दिया गया है। 200 से 400 काटेंगे 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे कितना बच गया? नीचे बचा हुआ है 20 और 10 बचा हुआ है। 10 से 20 को 2 टाइम्स, 2 और 2 गया। ओके, 10 से 10 को ऊपर नीचे काट सकते हैं। 15 को क्या कर सकते हैं? 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से 25 को 5 टाइम काट सकते हैं। ओके, अब मतलब 20D इज इक्वल टू 20 इंटू 8 हो गया। चलिए, अब 20 कट गया, D का वैल्यू आपको कितना आया? 8 डेज आ गया आपका जो पूछा गया था रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। या क्वेश्चन नंबर 8 लेने से पहले ऑलरेडी ये सेशन बहुत लॉन्ग हो गया, 47 मिनट्स का हो गया, तो आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में थियरी और कॉन्सेप्ट जो था ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ग्रुप थियरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा, अब हम लोग केवल क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे। 3 पार्ट्स बने, 4 पार्ट्स बने या 5 पार्ट्स बने, बट केवल क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे अपन आने वाले सेशंस में टाइम एंड वर्क पे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोस के लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर ही दीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, कुछ सुझाव हो आपको मेरे कंटेंट या क्वालिटी या क्वांटिटी के प्रति कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर एज ए फीडबैक बताएं कि मैं कैसा बना रहा हूं आप लोग के लिए वीडियोस, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के थ्रू। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। फेसबुक ग्रुप का नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी डाउट्स हैं आप वहां आकर के हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग के लिए मैं उसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप वहां लिंक पे क्लिक करके ईजिली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा सही में लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपन बहुत सारा टाइप्स के क्वेश्चन जरूर करेंगे इस पे नेक्स्ट सेशन में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।